मंच पर आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मंच पर जो हमारे आज के मेहमान हैं, उनका आज यहाँ मौजूद होना बेहद प्रासंगिक है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने सालों से लालू परिवार को, आरजेडी को ना सिर्फ एक पत्रकार के रूप में देखा है, जाना है, बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी इस राजनीतिक परिवार से वो परिचित रहे हैं। लालू यादव के साथ उन्होंने एक किताब भी लिखी और दूसरी किताब तो उन पर ही लिख डाली। बहुत-बहुत स्वागत करते हैं मंच पर आज वरिष्ठ पत्रकार नलिन वर्मा जी का। बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके ऑडियंस को भी। नलिन जी, जिस लालू परिवार को आप इतने करीब से जानते हैं, वहाँ से इस तरह की बात आना कि चप्पल चलाने की कोशिश जो है वो की गई। आप जानते हैं इस लालू परिवार को जिसकी इतनी ज़्यादा चर्चा अभी हो रही है? देखिए निधि, जो चर्चा हो रही है वो तो एक दुखद घटना है। किसी परिवार में कोई टूट होना या पारिवारिक समस्याएं होना तो उस परिवार के लिए और पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं है। और जहाँ तक मेरे समझ का सवाल है तो लालू प्रसाद जी भी और राबड़ी देवी जी भी इसको ले करके या तेजस्वी जो भी लोग हैं पार्टी में, वो इसको लेकर के दुखी होंगे। ये अब चप्पल चलाना क्या उसके वहाँ तो हम लोग हैं नहीं, न देख रहे हैं इस तरह की चीज़ों को। लेकिन ऐसे केस में ही बोलेंगे कि डिफरेंसेस अगर है तो ये पारिवारिक डिफरेंस है। और लालू जी तो सबसे बड़े हैं ही। तेजस्वी जी की जिम्मेवारी बनती है कि भाई इस तरह के लोगों को कॉन्सेंसस, बिकॉज ही इज़ द लीडर, इमर्जिंग लीडर। तो उसमें इस तरह की चीज़ जल्दी सुलझा लिए जाएं और ये इन्फ्लेट नहीं करे आगे जा कर के। हमको लगता है कि इसमें लोग लगे भी होंगे और कोई वाक़ियात कहीं पर कोई छप रहा है कि ये घटना हो गई या कोई बोल दिया तो उस पर मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बोल सकता हूँ कि मैं उनके घर पर अभी हूँ नहीं और मैं सारे लोगों से टच में मैं नहीं हूँ। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि राष्ट्रीय जनता दल का, लालू प्रसाद जी का एंड्योरिंग लीगेसी है, अभी भी सबसे लार्जेस्ट मास बेस की पार्टी है। भले पार्टी चुनाव हार गई है लेकिन 23% हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट उसको आया है। तो चुनाव में हार जीत होते रहते हैं, लेकिन ऐसे टाइम में उस जो एसेट है, जो एंड्योरिंग लेगेसी है लालू प्रसाद जी का, उसको आगे ले जाने की जिम्मेवारी जो है तेजस्वी यादव की है, बिकॉज ही इज़ द लीडर। अभी कल ही लोगों ने उनको विधायक दल का नेता चुना है। तो पारिवारिक जो इशू हुआ है उसको हमको लगता है कि वो लोग प्रयास कर भी रहे होंगे और इसको जितना जल्दी इस पर काबू पाया जा सके या बाकी बातें बाहर नहीं आवे, वही ठीक है पार्टी के लिए। लेकिन क्या कारण आप पाते हैं, जितना आप जानते समझते हैं इस परिवार को, आपको क्या कारण लगता है कि ये टूट जो है इस तरह सड़क पर एकदम आ गई? ये कारण देखिए कि हर किसी पॉलिटिकल फैमिली है, इस पर जब भी कोई पॉलिटिकल फैमिली होती है तो पीपुल का उस पर, उस मीडिया का, पीपुल का उस पर अट्रैक्शन रहता है, उस पर एक खिंचाया रहता है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन लोग करते रहते हैं, लोगों की नज़रें रहती हैं। जहाँ तक भाई बहनों का और पिता से डिफरेंस हैं, इस तरह की बातें जो है वो लगभग हमारे पारिवारिक व्यवस्था में वो सबके घरों में होती है, लेकिन ये ज़्यादा लाइमलाइट में आ जाती है क्योंकि ये परिवार जो है पॉलिटिकल पार्टी की परिवार है और उसमें पब्लिक इसको देखते रहती है। तो ऐसे केस में कोई कारण उस परिवार में नहीं होगा जो कि और परिवारों में नहीं होते हैं, भाई बहन का या भाई भाई का या पिता पुत्र का, ये सब चीज़ को लेकर के होता है। लेकिन ये ज़्यादा चर्चा में तब आ जाती है बिकॉज वो एक इम्पोर्टेंट पार्टी है बिहार की। उस पर लालू प्रसाद जी का लंबा दिनों का, एक राबड़ी का, देवी का लंबे दिनों का उस पर राजनीति वहाँ से लोग कर रहे हैं, ताकतवर लोग हैं। और उसमें परिवार में तीन चार सदस्य जो है राजनीति में हैं। आपको तेजस्वी तो अभी नेता बन ही गए हैं पार्टी के, मिसा जी पहले से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, रोहिणी आचार्य भी चुनाव लड़ी थी छपरा से, जो बहुत कम मतों से हार गई थी। तेज प्रताप जी भी परिवार के सदस्य हैं जो बाहर होकर के महुआ सीट को लड़े थे। तो परिवार में राजनीति में, तो जब भी राजनीति में आप रहते हैं तो उसमें उस पर लोगों का नज़र बहुत ज़्यादा रहता है। एक बार भी आप बोलिएगा किसी चीज़ को तो वो मैग्नीफाई होने लगता है। जहाँ तक कारणों का सवाल है कि तब राजनीति में मतांतर होते होंगे, डिफरेंसेज होते होंगे, फैमिली में भी डिफरेंसेज होते होंगे उस इशू को लेकर के, भाई चुनाव हम क्यों हारे,
खास करके जब चुनाव हारने के बाद से डिफरेंसेस और शार्पन होते हैं। आप देखे हुए अगर नेबरिंग उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी के टाइम लंबा चौड़ा परिवार है, बहुत सारे लोग उसमें राजनीति में हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी उसको वो इवेंचुअली उसको कंट्रोल करके फिर परिवार को इकट्ठा करने में कामयाब रहे। हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी कारण हो, कारण कोई बहुत बड़ा क्या हो सकता है, पार्टी हारी हुई है तो पार्टी हारने के बाद से एक खीस दुख लोगों के दिमाग में होगा जो अपने तरह से मैनिफेस्ट हो रहा होगा। दूसरा कोई व्यक्तिगत कारण हमको नहीं लगता है कि भाई दूसरा कोई कारण होगा। हारने के बाद से एक सदमा पहुंचता है, एक शौक पहुंचता है जिसको एब्जॉर्ब करना पड़ता है, और कोई कारण मैं अलग से नहीं देख रहा हूं। आप कह रहे हैं कि सामान्य जैसे फैमिली में डिफरेंसेस हो जाते हैं, उस तरह के डिफरेंसेस आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि इनका तो इतिहास ही ऐसा है। तेज प्रताप यादव के साथ क्या हुआ, ऐश्वर्या राय जो उनकी बहू है उनके साथ क्या हुआ, या फिर आरजेडी के शासनकाल में साधु और सुभाष यादव के चलते भी लालू परिवार में उठापटक की खबरें आई। इतिहास ही ऐसा है, लोग कह रहे हैं। लोग बता रहे हैं, देखिए अब पास्ट में कोरिलेट कर देना बहुत आसान होता है। जैसे लालू से साधु सुभाष एक दूसरा एरा था, दूसरा काल था, वो लोग साले लोग थे और दूसरा जमाना था। अभी कभी नेतृत्व उन लोगों के हाथ में नहीं था, परिवार के साधु सुभाष के पास पार्टी की नेतृत्व कभी भी नहीं थे। लालू प्रसाद जी उस समय के कद्दावर नेता भी थे और पार्टी के सर्वे सर्वा थे, तो वो लोग पार्टी के करिंदे थे। परिवार में रहते हुए भी, साले रहते हुए भी पार्टी में जैसे और लोग हैं वैसे वो लोग भी था। यहाँ जो बात है एक सक्सेशन की बात है। तेजस्वी जो हैं लालू प्रसाद जी के हेयर है, सक्सेसर है। लालू प्रसाद जी ने बैटन उनको पास कर दिया है, तो वो ऐसे स्थिति में उसको इक्वेट करना साधु और सुभाष या पहले के टाइम से, वो उसका पैराडाइम दूसरा था, अभी नहीं। हाँ, मैं इतना ही कह सकता हूं कि तेजस्वी सक्सेसर हैं, तो सक्सेसर जब हैं तो चैलेंजेस हैं उनके पास। अगर भाई का या बहन का डिफरेंस जो होना है परिवार में, ये उनके पास चैलेंज है। ये चैलेंज अखिलेश यादव को भी मिला था, ये चैलेंज आपको रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान, परिवार टूट गया, पार्टी टूट गई, परेशानी। लेकिन आरजेडी भी क्या ऐसे आपको नजर आ रही है कि बंट जाएगी, टूट जाएगी? देखिए पार्टी, यही एक कारण नहीं होगा कि पार्टी बर्बाद हो जाए, खराब हो जाए। अभी एक बात है कि ठीक है पार्टी 25 सीट पर आ गई है, लेकिन लार्जेस्ट मास बेस का पार्टी है वो, 23% वोट उसको मिला हुआ है और पुरानी पार्टी है। इसलिए हमको लगता है कि ये चीज़ें जो हैं समय के साथ ठीक हो जाना चाहिए। इसके चलते पार्टी बिखर जाए या ख़त्म हो जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी या टूट जाएगी। हाँ, प्रयास का ज़रूरत इसमें ज़रूर है, इसको वॉश अवे नहीं किया जा सकता है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी तेजस्वी प्रसाद, क्योंकि वही लीडर हैं इस पार्टी के, कि उनको अपने को ठीक से समझ करके कि सारे जो परिवार के मेंबर्स हैं जिनके चलते कुछ हो रहा है, वो उस पर विचार करके उसको ठीक करने के लिए उनकी जिम्मेवारी बनती है उसमें। जब से नतीजे आए हैं तब से बहुत ज्यादा चर्चा संजय यादव की। आप तो इतने सालों से पार्टी को देख रहे हैं, लालू जी को भी जानते हैं। इतना प्रभाव है जितना देखा पड़ा जा रहा है संजय यादव का लालू परिवार पे, तेजस्वी यादव पर? देखिए, संजय यादव जो है पार्टी के लीडरशिप में नहीं है, वो एडवाइजर के रोल में हैं। अब मान लीजिए कि ये रोहिणी का उनका नाम लेना, या और भी पार्टी नेताओं से आप बात कीजिएगा तो उनके खिलाफ एक माहौल जो है, लोग धरना दे रहे हैं, चाहे उनके बात को बोल रहे हैं कि इन्हीं के चलते, या जो तेज प्रताप ने भी हो, उनको बोलते हैं। पार्टी के बहुत सारे कैडर के लोग जो हैं उनसे निराश रहते हैं, उनसे सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। तो इसको भी कि सब कोई संतुष्ट हो और संजय यादव हमारे और नेता के बीच में स्टम्बलिंग कैडर्स और नेता के बीच में स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं है, इसको भी दूर करने की जिम्मेवारी तेजस्वी पर ही है। इसलिए संजय यादव को दोष देना, मुझे नहीं लगता है कि ये लीडरशिप का डिसीजन है, क्योंकि तेजस्वी चाहे होंगे या कि भाई ये अच्छे काम कर रहे हैं या असिस्ट कर रहे हैं, एडवाइजर के रोल में है ना, तो स्क्वायरली उनको ब्लेम नहीं किया जा सकता है। हाँ, ये बात जरूर कहा जा सकता है कि अगर कैडर्स एट लार्ज में रिजेंटमेंट है कि उनको लेकर के लोग फील करते हैं कि ये तेजस्वी हमारे बीच में ये रोड़ा है, या हमको नहीं मिलने दे रहे हैं, या हम परेशान हो रहे हैं, या पार्टी की स्ट्रेटजी
में इनकी अहम भूमिका चल रही है, तो इसको भी एड्रेस करना तेजस्वी यादव की ही जिम्मेवारी है। नहीं सर, आपने बहुत बेजा फरमाया कि परिवार का विवाद तो कोई नई परिघटना भारतीय राजनीति और भारतीय समाज में भी नहीं है। महाभारत काल से परिवार की ही लड़ाई हम लोग देखते आ रहे हैं। बात चूंकि संजय यादव जी पर हो रही है, संजय यादव जी की भूमिका पर, संजय यादव जी के पर ब्लेम गेम खेला जा रहा है, संजय को विलन बनाया जा रहा है। लेकिन एक राजद जो चुनाव पूर्व एक राजद की का परसेप्शन बन रहा था, वो ये था कि राजद युवाओं की पार्टी बन रही है। स्टूडेंट यूनियन में जेएनयू जैसे छात्र संघ में राजद का पैनल खड़ा होना, टीवी डिबेट्स में राजद की महिला प्रवक्ताओं को फ्रंट पर लाकर लीड कराना उनसे, और एक छवि बनाना कि ये पार्टी महिला समर्थक पार्टी है, ये पार्टी युवा समर्थक पार्टी है। ये सारा जब डिजाइन बन रहा था पिछले 10 सालों में, तो इसका क्रेडिट क्या संजय यादव और तेजस्वी यादव की जोड़ी को नहीं जाना चाहिए? ठीक है, इलेक्टोरल आउटकम खराब आए। देखिए, जोड़ी मैं नहीं कहते, मान लीजिए कि जोड़ी आप संजय यादव नेतृत्व में नहीं, वो एडवाइजर के रोल में है। देखिए, जोड़ी में उसको कहना थोड़ा ठीक नहीं होगा, इसलिए कि संजय यादव इज नॉट अ पैरेलल लीडर विथ तेजस्वी यादव। जोड़ी अगर आप कह सकते हैं तो हाँ, आज जो स्पोक्स पर्सन की बात कर रहे हैं जेएनयू में, तो इनकी जोड़ी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये लोग नेतृत्व में है एक तरह से, विमेन लीडरशिप में, स्टूडेंट लीडरशिप में, ये लीडरशिप के रोल में है ये लोग। तो हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए कि संजय यादव के चलते, मैं नहीं जानता हूं कि विमेन कैडर में जो नए जेएनयू में लोग हैं, जो कैडर्स हैं, वो किस तरह से इस बात को ले रहे हैं, क्योंकि मेरी उन लोगों से इस पर बात नहीं हो रही है। लेकिन ये जो भी लोग हैं पार्टी के कैडर्स, जो विमेन कैडर के बारे में जेएनयू में, ये लोग इंपॉर्टेंट लोग हैं, ये पार्टी के चेहरे यही लोग हैं। संजय यादव का जहां तक मैं रोल समझता हूं, एक एडवाइजर का रोल है, एडवाइजर से ज्यादा का रोल नहीं है, इसलिए आप जोड़ी के रूप में उनको नहीं कह सकते। हाँ, अब इसमें मान लीजिए कि एडवाइजर का रोल है और कैडर्स को लग रहा है कहीं ना कहीं से कि भाई ये प्रभावित कर रहे हैं हमारे नेता को, हमारे लीडरशिप को अपने डिसीजन से, तो ऐसे केस में ये जिम्मेवारी तेजस्वी यादव की बनती है, बशर्ते कि प्रश्न किया जाए संजय यादव से कि भाई उस कैडर्स के अगर उनमें रिजेंटमेंट, मैं नहीं जानता हूं कि है कि नहीं है, या ये रोहिणी के दिमाग में अगर रिजेंटमेंट है इनको ले करके, तो फिर उनको सेटिस्फाई करना, एड्रेस करना, वो तेजस्वी यादव की ही जिम्मेवारी है। जाहिर तौर पर सर, जो ये एक बड़ी मशहूर कहावत कही जाती है कि सफलता के 100 पिता होते हैं और असफलता अनाथ होती है, तो ठीक है, अब तो महागठबंधन और राजद से ही सवाल पूछे जाएंगे। एक और सवाल बड़ा तीखे तरीके से पूछा जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए। वो सवाल ये है कि जो राजद की जिन महिला प्रवक्ताओं की बात मैंने की, कंचना हो चाहे जो और भी बाकी जो प्रियंका हो, तमाम जो नाम है, उनको ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने मीडिया पर, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, आपने एक ऐसी छवि राजद की बना दी जो एंटी अपर कास्ट खड़ी नजर आई। आप लोगों ने ऐसी जातिगत गोलबंदी करा दी, इनके ऊपर भी हार की तोहमतें मढ़ी जा रही। क्या आपको लगता है कि बिहार चुनाव का जो नतीजा आया है, ये जो राजद के खिलाफ एक अपर कास्ट का ध्रुवीकरण हो गया या ईबीसी का ध्रुवीकरण हो गया एनडीए के फेवर में, इस नतीजे की ये भी व्याख्या और इसकी तोहमत इन महिला प्रवक्ताओं पर जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? देखिए, आपके दो प्रश्न हैं, दो इसमें आपके दो सवाल निहित हैं जी, कि अपर कास्ट का खिलाफ होना, इनके खिलाफ ईबीसी या ओबीसी के अगेंस्ट में जी, और महिला प्रवक्ताओं के प्रतिभा को लेकर के, मैं जहां तक समझता हूं कि आज के ज़माने में कंचना यादव या प्रियंका भारती, इस तरह के महिला, वो लोग बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, तो आज 10-20 साल पहले जाइएगा तो उस क्लासेस के उस तरह के प्रतिभाशाली स्पोक्स पर्सन होते ही नहीं थे विमेन में, खास करके बैकवर्ड क्लास वुमेन में। वे लोग रिसर्चर हैं और काफ़ी तेज हैं, और व्यक्तिगत रूप से मैं उन लोगों को जानता हूँ, स्टूडियस लोग हैं, और उन पर तो कोई दोषारोपण, वो लोग तो पार्टी का एक तरह से चेहरा है जो कि पार्टी की बात बोल रही है। रहा सवाल बैकवर्ड क्लास मूवमेंट का, तो राष्ट्रीय जनता दल सोशल जस्टिस की पार्टी है। आप लालू के ज़माने को याद करेंगे, क्योंकि हम लोग देखे हुए हैं,
तो उस समय भी लालू जी के का जो पार्टी है जनता दल था उस समय, या मंडल कमीशन लागू हुआ, तो वो बैकवर्ड क्लासेस के अगेंस्ट अपर कास्ट का कंसोलिडेशन जो था वो होता था, और इतने ही प्रखर तरीके से होता था। बल्कि उस समय इनके पार्टी में इस तरह की प्रखर महिलाओं का रोल नहीं था, क्योंकि लोग अभी भी बैकवर्ड से शिक्षा का विकास नहीं हुआ था। तो प्रियंका भारती और कंचना यादव को, ठीक है, अपोनेंट तो एलिगेशन लगावेंगे कि भाई इस तरह से वो कर रहे हैं, लेकिन वो दे स्पीक ऑन द फेस अगेंस्ट देयर अपोनेंट्स द भारतीय जनता पार्टी, और जो भी हो उनको एक्सपोज करती हैं अपने तरीके से, पार्टी का स्टैंड बहुत क्लैरिटी के साथ रखती हैं। और जब क्लैरिटी के साथ रखते हैं, महिला हैं, बैकवर्ड क्लास से आती हैं, तो वो इट विल फॉल ऑन द फेस ऑफ द बीजेपी, और उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उसको अच्छा नहीं लगने के लिए, अच्छा लगने के लिए थोड़ी बोल रही हैं वो। तो उन लोगों पर कोई दोषारोपण करना जो है वो पार्टी के चेहरे हैं, और अच्छा काम वो लोग कर रहा है, उसमें कहीं से उन पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। अच्छा सर, एक और हालांकि विपक्ष तो तमाम आरोप लगा रहा है, जगदा बाबू तो ये भी कह रहे हैं कि ईवीएम में पहले ही से 25,000 वोट था। वो सब बात को अगर हटा भी दें एक बारगी के लिए, हार को हार की तरह लें कि जिस तरीके से एनडीए जीता और महागठबंधन की हार हुई, तेजस्वी यादव के लिए इसके आगे की राह क्या है? जो ये अपर कास्ट मोबिलाइजेशन का उनके अगेंस्ट में, या ईबीसी भी मोबिलाइजेशन का जो एक गणित पेश किया जा रहा है, कांग्रेस आई साथ में, सहनी आए साथ में, आईपी गुप्ता आए साथ में, ये सब लोग साथ में इसीलिए आए कि एमवाई समीकरण का आक्षेप न लगे राजद पर और पूरे महागठबंधन पर। लेकिन ये हुआ नहीं, टिकट भी बांटे गए, भूमिहारों को टिकट दिया, राजपूत को टिकट दिया, अपर कास्ट से आने वाले लोगों को टिकट दिया, ईबीसी को टिकट दिया, कुशवाहा को टिकट दिया, लेकिन वोट नहीं मिला उस तरीके से जिस तरीके से एनडीए को मिलता था। अब आगे क्या तेजस्वी यादव दो कदम चलकर फिर 4 कदम पीछे अपने एमवाई समीकरण की तरफ नहीं लौट जाएंगे कि भाई जो है घर का पूंजी उसी को बचा लें, क्योंकि उसमें भी ओवैसी ने सेंध लगा दी सीमांचल में फिर एक बार? देखिए, आप ये राजनीति में चुनावों के बाद उथल पुथल जो होते हैं, वो होने के बाद से आदमी इमीडिएट एनालिसिस में चले जाते हैं। पहली बार नहीं हुआ है कि राष्ट्रीय जनता दल को 25 सीट आ गई है। अभी 10 साल पहले ही आप 22 जाइएगा, सीट आई थी, हाँ। 2010 में जाइएगा तो 22 सीट आ गया था, और उस समय एपिटाफ लालू प्रसाद जी के, उनके पार्टी का लोगों ने लिख दिया था। लेकिन राजनीति ने करवट लिया, और एक साल 2014 में मोदी जी का बहुत ही ह्यूमंगस विक्ट्री हुआ था आपको, और उसके बाद से एमवाई वहीं पर था, नीतीश कुमार जी के साथ अलायंस हुआ, और पता चला कि भाई ये लार्जेस्ट पार्टी के रूप में इमर्ज कर गए। आपको 2020 के चुनाव में भी देखिएगा तो 75 सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल ही था। जी। और जो वोट परसेंटेज आप देखेंगे ना, अभी आप बोल रहे हैं कि भाई सीमांचल में ये टूट हो गया चूंकि हार गई है पार्टी, लेकिन जो 23% वोट उनको, जो लार्जेस्ट जो वोट आया है, जो लगभग उतना ही वोट आपको पिछले बार भी आया था, तो कौन वोट भाग गया? वोट तो उतना ही मिला हुआ है, सीटें कम हो गई है। तो अगर ठीक से बेहतर जाके देखिएगा तो भाई वोट तो लगभग उतना ही मिला हुआ है ना जितना उनको पहले मिला हुआ था। तो हाँ, सीटें जब कम हुई हैं तो फिर जब वोट उतना ही मिला हुआ है तो कितने लोग भाग गए हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का जो सोशल कोalition है वो पहले ही से बिगर है। जब नीतीश कुमार जी के पास अति पिछड़ी जातियां, उन्होंने रिजर्वेशन उसको दिया है, और विमेन के लिए उन्होंने पहले काम किया है। हालांकि मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता हूं कि चुनाव के टाइम में आप खटाखट 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करना है इन ग्रॉस वायलेशन ऑफ द इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन विमेन कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने ओवर द ईयर्स बनाया है बिकॉज ऑफ हिज अफर्मेटिव एक्शन एमंग द वुमेन। वो स्कीम के तहत कि 50% रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में दिया, 33% गवर्नमेंट जॉब में दिया, और ईबीसी और महादलितों को उन्होंने रिजर्वेशन दिया। तो ये सब कारणों से जो लार्जर मंडल मोनोलिथ था उसके कंपटीशन में, एक उसके चैलेंज में एक ईबीसी का, नॉन यादव ईबीसी का जो वोट बैंक उन्होंने नीतीश कुमार ने तैयार किया है, जो कि बड़ा कोalition है वो जी। तो वो इसलिए जब भी वो जहाँ जाते हैं तो ये कोalition उनके साथ चला जाता है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए चाहे राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाए, जिसका ही परिणाम होता है। लेकिन जो कोर वोट है राष्ट्रीय जनता दल का, वो उसके साथ एक, मैं 90 की बात तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन 2005 के बाद के चुनाव
के बाद कंसिस्टेंटली वही कोर वोट जो है या बैलेंसेस ठीक हो जाते हैं तो कभी 80 सीट में बदल जाता है, कभी 22 सीट पर आकर के खड़ा हो जाता है। नहीं, हमने तो 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा, उत्तर प्रदेश उदाहरण है कि कैसे कोalition काम किया और एनडीए हार गई उत्तर प्रदेश में। सर, एक और आखिरी सवाल मेरा है कि तेज प्रताप यादव भी एक चेहरा जो परिवार से अलग हुए हैं और पूरे चुनाव में हमने देखा हेलीकॉप्टर बदस्तूर तेज प्रताप यादव का उड़ता रहा। पूरे संसाधन उनके पास रहे चुनाव लड़ने के। चुनाव ही लड़ने के संसाधन नहीं रहे बल्कि ठीक चुनाव से पहले उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई। चुनाव के जब नतीजे आए तो वो बाहर से नैतिक समर्थन का भी ऐलान उनकी तरफ से हुआ एनडीए कोalition को। अब वो नया आरोप कि लालू यादव और राबड़ी यादव की सुरक्षा खतरे में है। तेजस्वी का एक भावुक जो अंदर से जानकारी आई कि तेजस्वी ने कहा कि परिवार संभालूं कि पार्टी संभालूं, बता दीजिए आप लोग को क्या करना है। तेज प्रताप यादव के इन आरोपों में क्या दम है? क्या लालू प्रसाद यादव इतने कमजोर हो गए हैं कि उनको कंट्रोल कर लिया है तेजस्वी यादव ने? क्या राबड़ी देवी का इतना से नहीं है कि बच्चे नहीं सुन पा रहे हैं, तेजस्वी का ही केवल सुन रही हैं? क्या है इस तेज प्रताप के आरोप की कहानी? देखिए मैं तो वहाँ पर अब कहीं आपने बताया या कहीं टीवी पर इस तरह की बातें आती हैं तो मैं सुन रहा हूँ, लेकिन वही मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये सोशल मीडिया के द्वारा आए हुए बयानों के आधार पर मेरे तरह के आदमी को कि भाई ये इतना लालू कमज़ोर हो गए हैं कि इतना लालू मजबूत हो गए हैं, ये कहना जो है खास करके मेरे तरह के आदमी के लिए ये हाँ खींच पार्टी हारी है, इसमें सदमा लगा होगा लोगों को और इसमें विपक्ष को भी मौका मिला होगा। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को चाहे जो भी अपोनेंट होते हैं इसमें वो ट्रबल्ड वाटर में फिश करने का कोशिश कर रहे होंगे इस चीज़ में, जो कि वो सियासत में इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन मैं इन बातों के वो आधार बना करके अभी तेज प्रताप क्या बोल रहे हैं या अभी रोहिणी क्या बोल रही हैं या भावुक हो गए तेजस्वी भावुक अगर हुए होंगे, मैं उस मीटिंग में नहीं था और नहीं उसकी मेरी कोई जानकारी है, लेकिन हुए भी होंगे तो बहुत नेचुरल है कि भाई वो एक परिवार का जो समस्या है भाई बहनों के साथ, तो वो छोटा मोटा समस्या नहीं होता है किसी के घर में। तो चुनाव हारे हैं, उसके बाद से भाई अपोनेंट का उनके ऊपर नज़र है। लालू प्रसाद जी को आप देख रहे हैं आजम खान का हाल ना, तो लालू प्रसाद जी को उनका अपोनेंट परेशान करना चाहते होंगे, तो बहुत तरह के शैकल्स उनको फील हुआ होगा, जिसमें इमोशनल हुए होंगे, उसमें अंदाज़ा लगा सकता हूँ। लेकिन तब है कि इसमें से जो सियासतदार है वो एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह, आप ही ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पीडीए बना करके तो वो तो अखिलेश यादव इस चैलेंजेस को उन्होंने फेस किया और फिर से उसको कॉबल टुगेदर किया। अपने परिवार के भी शिवपाल यादव बहुत सारी समस्याएं थी, उसको ख़त्म किया उन्होंने और एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट किया जिसमें भारतीय जनता पार्टी हार गई। फिर से लोग उम्मीद कर रहा है कि योगी जी के खिलाफ हो सकता है कि इस बार और फॉर्मिडेबल फाइट करें अखिलेश यादव जो है। तो ये बेस तो तेजस्वी के पास भी है, वो फिर बाउंस बैक कर सकते हैं और गिवन द बेस दैट ही हैज ये कर सकते हैं। लेकिन इमीडिएट अगर कोई इमोशनल आउटबर्स्ट कहीं पर हो रहा है तो उस पर लंबे पॉलिटिकल राजनीति के बारे में नहीं लिखा जा सकता है। अभी उस रूल आउट करना ठीक नहीं है। सर, हालांकि आपने तफसील से इसका जवाब दिया, लेकिन मैं थोड़े और आलोक में पूछना चाहता हूं कि पिछले 25 साल या कम से कम हम 2014 की राजनीति के बाद की राजनीति की बात कर लें तो हिंदी बेल्ट की या इवन महाराष्ट्र जैसा स्टेट जहां पर भी बीजेपी मजबूत हुई है, रीजनल पार्टी को अस्तित्व का संकट आया है। उत्तर प्रदेश एक उदाहरण है। हम अखिलेश यादव की बात नहीं कर रहे, मायावती तो अस्तित्व के संकट पे आ गई ना बीजेपी के मजबूत होने के बाद, वो 2007 में सीएम थी। हरियाणा में देवीलाल के परिवार की पार्टी अस्तित्व के संकट से घूम रही है क्योंकि बीजेपी मजबूत हुई 2014 के बाद। महाराष्ट्र में शिवसेना जो है छिन्न भिन्न हालत में है क्योंकि बीजेपी मजबूत हुई है। इस आलोक में हम क्यों ना देखें कि बीजेपी इतनी मजबूत बिहार में हो गई है कि वहां पर राजद जैसी पार्टी के लिए अस्तित्व का खतरा। राजद क्यों नहीं हरियाणा का लोकदल बन जाएगी, हरियाणा क्यों नहीं उत्तर प्रदेश का बीएसपी बन जाएगी, राजद क्यों नहीं महाराष्ट्र का शिवसेना बन जाएगी। देखिए, आप एक लार्जर वर्ड हिंदी हार्टलैंड आपने कहा, जिसमें आपने उत्तर प्रदेश हरियाणा ये इस राज्यों को जाना। देखिए, ये जनरलाइजेशन बहुत होता है। बिहार जो है उत्तर प्रदेश की तरह नहीं है।
ये उसकी जो राजनीति है उत्तर प्रदेश की तरह नहीं है। वो हिंदी हार्टलैंड का लार्जर पार्ट नहीं है, वो ईस्टर्न पार्ट है जिसमें 5 डिफरेंट वहाँ वहाँ जो लेयर्स सोसाइटी की है वो उत्तर प्रदेश की तरह नहीं है। उसका अपना अपनी कहानी है। हालांकि हिंदी हार्टलैंड का भी ईस्टर्न बिहार वेस्टर्न बिहार पार्ट बनता है, लेकिन उसमें मिथिला भी है, उसमें सीमांचल से लगा हुआ आपको जो इलाका है वो बंगाल का भी प्रभाव उसके ऊपर है। तो बहुत डाइवर्सिटी है बिहार में, मोर देन अदर हिंदी हार्टलैंड स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड बिहार। अभी तक आप पास्ट में जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी, जो आप बात में कि उतनी मजबूत हो जाती है, वो मजबूती भारतीय जनता पार्टी की कभी वहां पर नहीं हुई है, अभी भी नहीं है। आप 90 सीटों की संख्या में तो हो ही गई है ना सर। सीटों के 94 सीट भी बीजेपी जीता था वहां पर, ठीक है, 2010 से कुछ 2010 बाद है। में। हाँ। लेकिन जब भी वो कोई निकलता है उसके साथ से तो 50 के नीचे वो आ जाती है। अभी भी जो आप उसका जो 94 या 89 अकेले जो बिहार के राजनीति को समझता है, वो बीजेपी को हरियाणा की तरह और महाराष्ट्र की तरह या वो देख ही नहीं सकता। नहीं सर, जब तक हरियाणा में ये लोकदल छिन्न भिन्न नहीं हुआ था, तब तक लोकदल को हरियाणा से बाहर करना लोग नहीं मानते थे। जब तक शिवसेना छिन्न भिन्न हुई थी, तब तक बाला साहब ठाकरे की पार्टी को महाराष्ट्र में छिन्न भिन्न करने की बात लोग नहीं मानते थे। जब तक मायावती एक सीट पर नहीं आई थी या मायावती का वोट परसेंट जो है वो इतना नहीं गिरा था, तब तक लोग ये यकीन नहीं करते थे कि मायावती उत्तर प्रदेश में इतनी कमजोर हो सकती है। मैं इस चश्मे से देखने की बात कर रहा हूं। इस चश्मे से भी आप देखेंगे ना जी, तो किसी का वोट परसेंटेज जो है वहां पे वो छिन्न भिन्न न राष्ट्रीय जनता दल का हुआ है, न नीतीश कुमार के पार्टी का हुआ है। ये ऑफ कोर्स नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के वोटर बेस में वो 20% है, वो बढ़ोतरी नहीं हुआ है अभी तो वो इक्वेशन से आ गया। अभी उसको सीटों के नंबर के आधार पर उसको मजबूत कहना बहुत, माइनस नीतीश कुमार, वो ठीक नहीं। अभी वो परिदृश्य नहीं आया है जो महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में आया था। जी। एक सवाल और संजय यादव पर, आपने कहा कि अगर कार्यकर्ताओं में, आप सोशल मीडिया के आधार पे जो बातें आ रही हैं संजय यादव की, 17 तारीख को जो उनका सरकारी निवास है उसके बाहर कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, संजय यादव हरियाणा वापस जाओ। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि जयचंदो ने पार्टी को हरवा दिया। फिर क्या वजह है तेजस्वी की चुप्पी की? नहीं, और एक खबर है सूत्रों के हवाले से, मैं कोट नहीं कर रहा हूं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, कि ये जो बैठक हुई है जिसमें विधायक दल का नेता तेजस्वी को चुना गया, वहां तेजस्वी यादव ने संजय यादव को डिफेंड किया है, कहा है कि उन्हें दोष देना ठीक नहीं है। नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि जिन लोगों ने वहां पर आपसे एग्री कर रहा हूं, जिन लोगों ने धरना दिया है या जो लोग संजय यादव के सीट पर आगे बैठने को लेके भी एक कार्यकर्ता ने आपत्ति जताई। ये बातें पब्लिक डोमेन में मैंने रूल आउट डिसमिस नहीं किया कि उनके खिलाफ अगर रिजेंटमेंट है तो तेजस्वी को उसको एड्रेस करना। मैं नहीं कह रहा हूं कि संजय यादव खराब किए हैं या बुरा किए हैं, लेकिन बात है कि अगर लोग लार्जर पार्टी कैडर्स में उनको लेकर के विरोध है, तो वो तेजस्वी अगर डिफेंड पब्लिक में आके डिफेंड भी करते हैं अगर, तो इससे बात बनने वाला नहीं है। इसको एड्रेस करना पड़ेगा उसको। अगर जो कैडर्स का रिजेंटमेंट है या घर के लोगों का रिजेंटमेंट उनको लेकर के है, तो इसको एड्रेस करना पड़ेगा तेजस्वी यादव को। डिफेंड करने से या पब्लिक स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलेगा, उसको एड्रेस करना ही पड़ेगा। इसमें मेरा कभी नहीं कहना है कि संजय यादव ने कुछ गड़बड़ कर रही है या खराब कर रहा है, लेकिन बात है कि संजय यादव वहां पर हैं तो पार्टी के नेता तो तेजस्वी यादव है, लालू प्रसाद जी पार्टी के नेता है ना, तो उनको ये ध्यान में देना पड़ेगा कि अपने लार्जर अगर विरोध हो रहा है इनका तो इसको कैसे एड्रेस करें। इसलिए कि अगर कैडर्स में संजय यादव एक्सेप्टेड नहीं होंगे या बहुत विरोध बढ़ जाएगा तो फिर तेजस्वी की दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो इसमें फिर मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी को ही इसको एड्रेस करना पड़ेगा। अगर उनको लगता है कि भाई मेरे कैडर में विद्रोह हो रहा है तो वो संजय यादव को बोल सकते हैं कि भाई देखिए अब इसमें ये अनकंट्रोल्ड हो रहा है, इसमें दिक्कत हो सकती है और उसका कोई रास्ता निकाला जा सकता है। वही ओनस जो है वो तेजस्वी यादव के ऊपर है। आप कॉन्टिन्यूसली दूसरी बार 2020 के बाद 2025 में सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी के अच्छे प्रदर्शन को राजद की ओवरऑल पॉलिटिक्स के लिए भविष्य में किसी तरह का खतरा मानते हैं।
मैं खतरा शब्द बहुत बड़ा हो जाता है। क्या किसी तरह का चौकन्नापन आना चाहिए राजद में? क्योंकि ये लगातार 2 बार 2 चुनावों में महाराष्ट्र में भी असदुद्दीन ओवैसी जब घुसे थे तो ऐसे ही एंट्री उनकी हुई थी। या इसी तरह से इसी तरह से फोर्सेस जो हैं वो सेंध लगाती हैं किसी के भी वोट बेस में? देखिए, एक तो मैं थोड़ी-सी भिन्नता इस बात से रखता हूँ कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम जो पार्टी है, उसी तरह की पार्टी है जैसे भारतीय जनता पार्टी और सारी पार्टियाँ इलेक्शन कमीशन के द्वारा रजिस्टर्ड पार्टी है। कोई इलीगल काम वो नहीं कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक तरीके से कहीं सही पर अपना बात जो इनरोड्स जो करना चाहिए अपने पार्टी के एजेंडा को लेके वो जा रहे हैं। पिछले बार उनकी पार्टी ने 5 सीट जीती थी, इस बार भी वो 5 सीट जीत गए हैं, तो इस बात को टेस्टिफाई करता है कि उनका आधार जो है बढ़ रहा है वहां पर। इसमें एक प्लस है कि उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है हाँ, इस बार। उनका वो वही बता रहा हूं। तो अगर इस तरह से वो महाराष्ट्र में या बिहार में या वो कम्युनिटी के बीच में अगर वो पेनिट्रेट कर रहे हैं तो डेमोक्रेटिक तरीके से कर रहे हैं, जिस तरह से और सारी पार्टियां, कोई लीगल पार्टी तो उनकी है नहीं, इलेक्शन कमीशन के द्वारा रजिस्टर्ड पार्टी है वो, और उसके वो नेता हैं वो, तो उनका फॉलोइंग बढ़ रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि राष्ट्रीय जनता दल का जनाधार में जो जनाधार उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा हिस्सा है, और 18% बिहार में 17-18% के आसपास उनकी आबादी है। वो अगर फील कर रहे हो कि हमारा रिप्रेजेंटेशन राष्ट्रीय जनता दल में या कांग्रेस में नहीं हो रहा है, हमको कोई जगह चाहिए, वैसी वो जगह दे रहे हैं, तो इस बात को राष्ट्रीय जनता दल को एड्रेस करना पड़ेगा कि भाई आपको जब 17-18% की आबादी है वो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो उसको रिप्रेजेंटेशन उस सेंस में उसको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो फिर ओवैसी उसके लिए अल्टरनेटिव बन रहे हैं, तो ये डेमोक्रेटिक अल्टरनेटिव है, उसमें इनको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा उनको लेकर के। ठीक है सर। एक सवाल और, अब तो चुनाव बीत चुके हैं, हो चुके हैं, लेकिन जब तेजस्वी ने चुनाव से पहले सीट डिस्ट्रीब्यूशन किया था, टिकट बांटे थे, आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? 53 टिकट यादवों को, 18 टिकट मुस्लिम को, बात हो रही है एमवाई बेस को बढ़ाने की। आपको क्या लगता है कि ये चुनाव के बाद की समीक्षा अपनी जगह है, लेकिन चुनाव पूर्व तेजस्वी की जो रणनीति थी उसमें कोई खामी देखते हैं आप, टिकट बंटवारे से लेके बाकी चीजों तक? खामी और अच्छाई के कॉन्टेक्स्ट में तो नहीं बोल सकता हूं मैं जी। क्योंकि हर पार्टी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। हम्म। तेजस्वी का भी होगा, लेकिन डिस्प्रपोर्शनेट सीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके अपने सोशल बेस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपको जो यादवों की संख्या है, जो अति पिछड़ों की संख्या है, जो दोनों मिलके 31% बनते हैं और तेजस्वी ने 50% वोट हाँ, टिकट तो दे दिया था। उसमें ये इस स्ट्रेटजी से सीख लेने की बात होती है कि जिनकी बहुत ज्यादा भागीदारी हमारे पार्टी का बेस है और उसके डिस्प्रोपोर्शन में आप सीट देंगे तो वैसी मिल जाएंगे, जो कि खतरा हुआ है इस बार। तो अपने बेस में प्रोपोर्शन टू बेस अपने सीट डिस्ट्रीब्यूशन को रखिए। इस तरह का संदेश है जिसको हो सकता है कि तेजस्वी को एड्रेस करना पड़े बाद में। तो ये पॉजिटिव बात है कि आप दरकिनार लोगों को नहीं, जो बड़ी आबादी है उसको आपको सपोर्ट भी कर रहा है, फिर उसको आप टिकट नहीं दे रहे हैं। तो ये नहीं कि इंडिविजुअल किसी को टिकट दे दिया, वो अलग बात है, लेकिन हाँ, लेकिन आप यादव से बड़ा पॉपुलेशन अगर मुसलमानों का है जी। और डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है और वो आपको सपोर्ट कर रहा है, तो एक्सपेक्ट करेगा कि हमको उस प्रोपोर्शन में टिकट मिलना चाहिए और उस सेंस में आपको एड्रेस करना पड़ेगा। आपको लगता है कि तेजस्वी ने लालू यादव की राजनीतिक विरासत को तो आगे बढ़ाने की कोशिश की और 20 के चुनाव में तो बहुत अच्छा प्रदर्शन भी किया था, लेकिन क्या इस विरासत को लेकर वो बहुत डिफेंसिव रहे? जब भी जंगल राज का जिक्र हुआ, तेजस्वी कभी उस तरह से एग्रेसिव होकर काउंटर नहीं कर पाए, उसका उनको खामियाजा मिला। और इस चुनाव में लालू की गैर मौजूदगी ने भी क्या आरजेडी को डैमेज किया? नहीं, देखिए, लालू प्रसाद जी की जो इंड्योरिंग जो लिगेसी है वो तेजस्वी के ऊपर कोई बर्डन नहीं है। अब देखिए, चुनाव हार जाने के बाद से बहुत लोग, जंगल राज तो 2020 में भी लोगों ने कहा था ना, 2015 में भी भारतीय जनता पार्टी में, 2005 में भी कहा था। तो जंगल राज, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं कि लालू प्रसाद जी के टाइम में सब वर्गों के लिए सब कुछ अच्छा रहा होगा या लॉ ऑर्डर अच्छा रहा होगा या वो मंगल राज था, ये भी मैं नहीं कह रहा हूं आपको। हर राज्य के अपने अपने निगेटिव एंड पॉजिटिव होते हैं, जो कि लालू प्रसाद जी के टाइम में भी रहा होगा। लेकिन ये जो जंगल राज है, ये एक कैलकुलेटेड अपोजिशन के द्वारा, जो मेन अपोजिशन है लालू प्रसाद जी के अगेंस्ट में, वो 25 वर्षों से एक बनाया हुआ जुमला है जिसने असर भी किया होगा लोगों के दिमाग में, जो उस रेजीम
के जो डिप्राइव्ड लोग रहे होंगे, अपर कास्ट जो भी रहे होंगे, उनके दिमाग में एक ये घर किया होगा जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती है। रहा सवाल लिगेसी का, तो लालू प्रसाद जी का जो लिगेसी है वो सोशल जस्टिस का, बैकवर्ड क्लास मूवमेंट, सेकुलरिज्म का उनका लिगेसी है। तो उस लिगेसी कोई बर्डन नहीं है, उसको और शार्पन ही करके काम चल सकता है। अब हाँ, उसमें यूथ जुटे हैं, न्यू वोटर्स आए हैं, उनके अपने एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है, माइग्रेशन का इशू है, इसमें इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है, जो कि वो कर रहे हैं इस बात को लिए। लेकिन उनके लिगेसी को लेकर के उनको कोई किसी कंफ्यूजन में डिफेंसिव रहने का जरूरत जो है तेजस्वी का यादव को नहीं है। लेकिन वो सोशल जस्टिस का जो एक पॉलिटिकल डिज़ाइन जो लालू यादव जी ने बनाया था, उसको तेजस्वी कितना शार्पन कर पाए? मतलब आरजेडी पर ही एक ब्रांड लग गया इस चुनाव में। बहुत ये कहा जाता रहा कि मुस्लिम और यादव तो आरजेडी के साथ रहेंगे, लेकिन कोई तीसरा वर्ग भी जो है वो पार्टी के साथ जुड़ना चाहिए, जो कि शायद नहीं जुड़ा इस चुनाव के नतीजे देखने के बाद। और सीमांचल में जिस तरह से एमआईएम ने अपनी जगह बना ली, तो एमवाई में से एम भी शायद मिसिंग हो गया, और जो वाई था वो भी शायद इधर-उधर चितरा गया। इसकी वजह से इतने खराब नतीजे आए। तो कहाँ तेजस्वी चूक कर गए? चूक देखिए, एक हिस्टोरिकल प्रोसेस होता है। आपको जो लालू प्रसाद जी 90 के दशक में पूरे मंडल कमीशन के लागू होने के बाद से पूरे बैकवर्ड क्लासेस को वो कंट्रोल करते थे, और जिसमें अति पिछड़ा और पिछड़ा सब एक साथ थे मंडल कमीशन में, सोशल जस्टिस के फोर्सेस थे। नीतीश कुमार जी जब आए, देखिए वो स्प्लिट वहीं पर हुआ। आपको 2005 में जब मुख्यमंत्री बने नवंबर में, उसके बाद से उसी मंडल ब्लॉक में से बहुत सारी 112 जातियां शायद हैं अति पिछड़ों को, उन्होंने रिजर्वेशन दिया लोकल बॉडीज में, उनके लिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किया और बहुत तरह के मेजर्स लिए जिसमें उनको फायदा पहुंचा। जॉब्स में भी उन्होंने ज़्यादा रिजर्वेशन दिया अति पिछड़ों को। तो एक तरह से वो, और ऑफ कोर्स लालू प्रसाद जी यादव थे और यादव समाज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो उनका इन लोगों को लगा होगा कि डोमिनेंस यादवों का बढ़ा है, इसलिए अति पिछड़ी जो जातियां थी वो अलग हुई, जिसको फायदा पहुंचा करके प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देके नीतीश कुमार जी ने एक ब्लॉक बनाया। तो तेजस्वी यादव के टाइम में आते आते एक कंसोलिडेशन ऑलरेडी यादवों के खिलाफ में एक ईबीसी का नीतीश कुमार के नेतृत्व में आपको विगत 15-20 वर्षों में हुआ है। हाँ, उसमें अब फिर से मेरे पास आवे या ये प्रयास भी किसी कुशवाहा को पिछले टाइम में वोट दिया, या तांती तत्वा समाज के गुप्ता जी चुनाव जीत गए हैं, तो देखिए वो कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ये मान के चलिए कि ज़्यादातर बड़ा समूह जो अति पिछड़ों का है या महादलितों का है, वो नीतीश कुमार जी के साथ है, जो कि, और नीतीश कुमार जी एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो जब जिसके पास रहते हैं तो वहाँ चला जाता है। तो उन्होंने भी आसानी से इस बात को नहीं किया था, बहुत सारे मेजर्स लिए। तो तेजस्वी को केवल किसी एक नेता को या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को अपने साथ में ला दें तो उसका मीडिया में एक असर डिमॉन्स्ट्रेटिव होता है, लेकिन एक लंबे प्रयास करने का उनको एक तरीके से एक ज़रूरत है, ताकि वो फोर्सेज जो है इनके फिर से सोशल जस्टिस के परव्यू में आ सके। अच्छा, तो कांग्रेस और आरजेडी का जो अलायंस हुआ, तो क्या वो डेडली कॉम्बिनेशन था या है, या वो डेड हो चुका है? पिछले चुनाव में जब 12,000 वोटों से तेजस्वी की सरकार नहीं बन पाई, तो सारा ब्लेम जो है वो कांग्रेस पार्टी पर गया कि कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इस बार तो कांग्रेस भी घट गई और आरजेडी भी घट गई। तो इस अलायंस में राहुल और तेजस्वी की जो पर्सनल बॉन्डिंग और दोस्ती है, ये इसका भविष्य अब क्या दिख रहा है आपको? देखिए, मैंने किसी एक पर्टिकुलर चुनाव से हार से इसको एक लंबे दिनों का आप अंदाजा नहीं कर सकते। तेजस्वी, ये आपको उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी के साथ, अखिलेश यादव जी के साथ जो पहला अलायंस बीजेपी कांग्रेस का हुआ था, बहुत बुरी तरह से लोग हार गया था। लेकिन आप देखिए पिछले ही चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का अलायंस किया और बीजेपी को पीछे ढकेल दिया, ऐसे स्टेट में जहां पर उनकी सरकार पहले से थी, बहुत पावरफुल लोग हैं। तो ऐसे ही ये नहीं कह सकते हैं कि इस चुनाव में सीट कम आ गया या लोग चुनाव हार गए तो ये बड़ा खत्म अलायंस था, इसके बाद से ये निकल नहीं सकता है। तो आप उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि समाजवादी पार्टी के साथ
आपको 2000 ये पहला अलायंस नहीं था, पहले भी असेंबली इलेक्शन में अलायंस हुआ था, उसमें बुरी तरह से लोग हार गए थे। लेकिन फिर वही सोशल फोर्सेज, वही कोalition, और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस जो है बहुत मजबूत नहीं है, उसको बहुत कमजोर कांग्रेस है, लेकिन फिर भी जो भी बचे हुए वोट है, यूनाइटेड तरीके से लोगों ने वोट दिया और एक शिकस्त दिया उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को। तो कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है और वो जमीनी स्तर पर राष्ट्रीय जनता दल की तरह या जनता दल यू की तरह वो काम कर रहा हो या उसके स्ट्रक्चर इंटैक्ट हो, उसकी उम्मीद आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन नैरेटिव बिल्डिंग में एंटी बीजेपी, एंटी आरएसएस जो नैरेटिव बिल्डिंग है, वो नेशनल लेवल पर वो हमेशा कांग्रेस के साथ रहेगा, क्योंकि नेशनल पार्टी है वो। और जो एंटी बीजेपी ताकतें जिसको वोट देना होगा अगर, तो लोकसभा चुनाव का जब कॉन्टेक्स्ट आएगा तो कांग्रेस की तरफ ही देखेगी। इसलिए उस अलायंस को हटा करके या उसके अलावा बातों को नहीं सोचा जा सकता है इस पर्टिकुलर चुनाव के रिजल्ट की वजह से। अच्छा, ये बात तो सही कह रहे हैं कि एंटी बीजेपी नैरेटिव का चेहरा राहुल गांधी बने हुए हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में तो इस नैरेटिव ने बड़ा कमाल दिखाया, राहुल गांधी की पॉलिटिक्स एस्टेब्लिश हो गई, लेकिन उसके बाद तो ये नैरेटिव लगातार बैकफायर कर रहा है ना। अब उसका आर्गूमेंट इलेक्शन कमीशन, वोट चोरी और सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा और अब बिहार, तो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है? देखिए, बात है कि ये जब वही तो बता रहे हैं कि आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया, हरियाणा में भी शायद हमको याद नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में और ये उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया, उसी अलायंस में अच्छा किया, असेंबली में ये लोग अच्छा कर गया, और उसमें लाडली बहना भी बहुत सारे विमेन के लिए स्कीम बिहार में भी लोगों ने अच्छा किया है। लेकिन ये सब एक चुनाव की बात है। रहा सवाल, देखिए डेमोक्रेसी में जो पार्टियां होती हैं ना, उसके एंटी जो पार्टी होती है उसका नैरेटिव, एंटी पार्टी बीजेपी के अगेंस्ट जो है राहुल गांधी उसके प्रो नैरेटिव बना के नहीं चल सकते हैं ना, उनको अपोज करना ही होगा, अपोज करना जरूरी भी है, क्योंकि नेशनल लेवल पर उसके लीडर हैं। तो चाहे संघ का फिलॉसफी हो, चाहे उसका अपना एजेंडा हो, चाहे बीजेपी का अपना पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, या इलेक्शन कमीशन में जिस तरह से अपॉइंटमेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ये लोग कर रहे हैं, तो बहुत सारे इशू पर उनको अटैक करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता तो अडॉप्ट नहीं कर सकते, वो तो करेंगे ही अटैक ना। हाँ, अब वो अटैक कभी बैकफायर करेगा या कभी उनको साथ दे देगा, जो उत्तर प्रदेश में के लोकसभा चुनाव में दिया, लेकिन अपना रास्ता तो नहीं बदल सकते हैं ना। कैसे रास्ता बदल के क्या वो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अच्छी लगने वाली बात बोलने लगे? ऐसा नहीं कर सकते हैं वो। इसलिए चुनाव से आप जो है कि चुनाव में हार गया इसलिए स्ट्रेटेजी बदल रहे राहुल गांधी को, हमको नहीं लगता है कि उनको अपने तौर तरीके को, अपने बोलने का अंदाज को नहीं, लेकिन वो संविधान पर खतरा, लोकतंत्र पर खतरा, इस तरह के जो नारे और जो उनकी नीति है वो तो नहीं चल पा रही है ना। नहीं चल नहीं पा रही है, वो एक अलग बात है। अभी यहाँ नहीं चल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चल गया, कब चल जाएगा आप नहीं जानते हैं। लेकिन जो संविधान पर खतरा बता रहे हैं उनके अपने लॉजिक हैं उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट भी है, जो संविधान पर खतरा बता रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को रखिए, आपने नियम बदल के उसमें रख लिए, बहुत सारी बातें हैं उसमें। तो संविधान का जो खतरा वो बता रहे हैं वो केवल नारा नहीं, उनका अपना, उन लोगों के पार्टी का अपना लॉजिक है, जिसमें आपको उसमें अखिलेश यादव भी है और उनके साथ जो पार्टियां, सीपीएम भी है, सीपीआई भी है, लेफ्ट पार्टीज भी है, जो कि संविधान पर खतरा पूरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को बता रही है। तो इससे इतर होकर के कोई बात बोलने लगे और उनको फायदा होने लगे, ये हमको नहीं लगता कि वो करने वाले हैं और इसको सुनने वाले हैं। वो करते जाएंगे इस बात को। इस एक चुनाव में सेटबैक मिलता है, दूसरे चुनाव में कभी जीत मिल सकती है। अगर मान लीजिए कि एक दो और भी सेटबैक मिले तो इसको छोड़ करके वो ये नहीं कहने लगेंगे कि नहीं संविधान बड़ा अच्छा से चल रहा है। ये उनका एजेंडा नहीं हो सकता है। चूंकि लालू प्रसाद यादव से आपके संबंध बहुत अच्छे रहे, आपने उनके साथ काम भी किया, शिवानंद तिवारी के बारे में मैं सवाल पूछना चाहूँगा। अभी हाल ही में एक के बाद एक कई आरोप उन्होंने मढ़ दिए। लालू प्रसाद यादव आप बेहतर बता पाएंगे कि बाबा कहते हैं शिवानंद तिवारी को, कहा जाता है कि खट्टे मीठे रिश्ते रहे लेकिन मधुर संबंध रहे। क्या वजह रही कि उनको
शिवानंद तिवारी जैसे दिग्गज नेता को सोशल मीडिया पर आरजेडी की कमियां लिखनी पड़ी, ये कहना पड़ा कि तेजस्वी यादव का तो कोई अस्तित्व नहीं है। आप कैसे रिश्ते रहे लालू प्रसाद और शिवानंद तिवारी के? देखिए, शिवानंद तिवारी जी बहुत ही सीनियर सोशलिस्ट लीडर हैं बिहार के, और लालू प्रसाद जी के 70 के दशक से वो लालू प्रसाद जी के साथ भी काम किए हैं और नीतीश कुमार जी के साथ भी काम किए हैं। वो कभी बीजेपी के साथ नहीं काम किए हैं, कभी कांग्रेस में नहीं गए हैं। इस स्ट्रीम में बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, रेस्पेक्टेड आदमी रहे हैं। और हम यही कह सकते हैं कि जब पार्टी में हार होती है ना, जब तो खींच सामने लोगों का आने लगता है, तो उस पार्टी में वो हैं, सीनियर लीडर है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी ने मुझे उपाध्यक्ष हाँ, पद से तो हटा दिया, हाँ, जिम्मेदारी नहीं दी, हालांकि उनके बेटे चुनाव लड़े हार गए। चुनाव लड़े हार गए, तो वही बता रहे हैं कि चुनाव लड़े हार गए। अब ठीक है, अगर मान लीजिए कि वो जीत गई होती पार्टी इनकी, तो हो और शिवानंद तिवारी जी के लड़के भी जीत गए होते, तो हो सकता है कि अब इनको लग रहा होगा कि भाई हम हट गए वहां से, हमारा बेटा भी हार गया, हमको भी ये सब इम्पोर्टेंट पोजीशन में नहीं रखा, अपनी हम बात नहीं रख सके, यही हार का कारण हुआ। तो इस तरह नहीं, से तो आप चूंकि करीब से काम किए सर, मुझे ये जानना है या फिर दर्शकों को भी दिलचस्पी इस बात में होगी कि शिवानंद तिवारी लालू प्रसाद के सामने भी उनकी आलोचना करते थे क्या किसी बात को लेकर? शिवानंद तिवारी जी बहुत ही आउटस्पोकन लीडर हैं और लालू प्रसाद जी के बहुत पुराने मित्र हैं, और लालू प्रसाद जी भी वो ऐसे नेता हैं शिवानंद तिवारी कि लालू प्रसाद जी के सामने भी बैठ करके फेस टू फेस उनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और वो बोलते रहे हैं। और वो लालू प्रसाद जी का नीतीश कुमार जी के सामने वो बोल देंगे। आज के तारीख में बहुत सारे पार्टी में नेताओं का ये हैसियत नहीं है कि नेता के सामने कुछ बोल सके, लेकिन वो आउटस्पोकन लीडर हैं, उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा है। जैसे मैंने मान लीजिए कि समता पार्टी में उन्हें फाउंडर थे नीतीश कुमार जी के साथ, और नीतीश नेता बन गए, जनता दल यू में थे, और उनको हटना पड़ा वहाँ से, तो वो कहीं ना कहीं से वो पहुँचाते हैं चोट। नीतीश कुमार जी के सामने भी उस तरह की बातों को रिबेल करते थे और वो बोलते थे जो उनको पसंद नहीं था। वो स्पोक्समैन थे पार्टी में, और वो ऐसी बातों को बोलने का वादी हैं जिसमें नेता को पसंद नहीं होता था, वो बोलते थे, तो वो हट गए उसमें से। अब उनको राज्यसभा में कंटिन्यू नहीं किया। फिर लालू प्रसाद जी के पार्टी में भी तो वो इस तरह मिजाज के नेता हैं वो, क्यों वो बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ में बहुत ही स्पष्टता है कि वो सोशलिस्ट हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी या दूसरे पार्टी में कभी नहीं गए हैं। आलोचना उन्होंने किया है तो जिस पार्टी में रहे हैं उसी नेतृत्व का आलोचना उन्होंने जरूर किया है, लेकिन उनके सोशलिस्ट क्रेडेंशियल को आप डाउट नहीं कर सकते। नहीं, उन्होंने लिखा उसी पोस्ट में, वो भी जिक्र कर रहे हैं नीचे, शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अब तय करें कि हिंदुत्ववादियों की सरकार को वो सौंपेंगे या क्या कुछ करेंगे, ये उनको तय करना है। तो नीतीश कुमार के लिए भी एक लाइन उन्होंने खींच दिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? हम वही तो बता रहे हैं कि वो ब्लू ब्लडेड सोशलिस्ट हैं, लोहियाइट हैं वो। तो कुछ भी उनका उस सोशलिस्ट जो स्ट्रीम है उसके बाहर जाके वो कुछ नहीं, उनके बोलने का कोई फायदा भारतीय जनता पार्टी या दूसरी पार्टी नहीं उठा सकती है। लेकिन उनका वही है कि वो किसी पर भी कभी भी वो उनके ही स्पीक्स हिज माइंड, उनके दिमाग में जो आता है तो वो बोलते हैं, और वो केवल लालू जी के अगेंस्ट नहीं, वो नीतीश कुमार के भी अगेंस्ट बोलना है। हाँ, एक यूनिफॉर्मिटी है कि हिंदुत्व के अगेंस्ट में, बीजेपी आरएसएस के अगेंस्ट में वो कंसिस्टेंटली लगातार जीवन पर्यंत जो है वो बोलते रहे हैं। वहाँ उनकी कंसिस्टेंसी है, उसमें चेंज नहीं होता है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है कि लालू प्रसाद जी के लिए वो बोल रहे हैं। उनकी आदत है, वो बोल देते हैं इस तरह की बातों को, उसमें खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ता है। ठीक है, एक और सवाल, एक और नेता का जिक्र मैं कर लेता हूं, उस पर भी आपकी टिप्पणी। चूंकि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि रात में उन्हें नींद नहीं आ रही है इस चुनाव नतीजे के बाद, मौन धारण करने भी जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें जो समझाना था हम समझा नहीं पाए। क्या वजह रही कि मुद्दे आधारित बात प्रशांत किशोर करते रह गए, जमीन नहीं बना पाए? देखिए, मैं चुनाव 1989 से कवर कर रहा हूँ बिहार में, देश के कई भागों में। ये थोड़ा सा सैड और अनफॉर्चुनेट है। नीतीश जो आपको ये मेरा एक ओपिनियन की तरह से ले सकता है कि प्रशांत किशोर जी
एक बार योगेंद्र यादव ने कहा था कि बाहर के लोगों को राजनीति में जाकर के जगह बनाना जो है बहुत मुश्किल ही नहीं है, असंभव है। हम लोगों ने भी प्रयास किया था। तो ठीक है, ये आपको प्रशांत किशोर जी जो थे, पॉलिटिक्स के लिए तो एक लड़ने वाले के रूप में, तो पार्टी बनाने वाले के रूप में तो एक बाहरी ही आदमी थे ना, प्रोफेशनल थे, अपना स्ट्रेटजी वगैरह बनाते थे, समझदारी बहुत अच्छी थी, अच्छी बात कर रहे थे। तो ये तो मुश्किलात दिखाई पड़ा कि बाहर से आके पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टी बना करके सक्सीड करना जो है बड़ा मुश्किल काम है। इस चैलेंज को उन्होंने लिया। उन्होंने कोई गलती नहीं की है, उन्होंने मुद्दों को उठाया, उनका स्टडी भी अच्छा था, उनकी समझदारी भी अच्छी थी और बात भी उन्होंने कहा ठीक से, जो कि लोगों को पसंद भी हुआ। लेकिन लोगों ने वोट जो जिस प्रोपोर्शन में मिलना चाहिए उससे बहुत ही कम दिया, जो कि सैड होने का उनका कारण है। वो अगर उदास हैं, उनको नींद नहीं आ रही है, तो ये बात हमारे तरह के आदमी को भी हम सैड कर रहा है, बिकॉज उनके परिश्रम के लिए मैं बहुत लोगों को मैं चुनाव में देखा हूँ। आपको जिस तरह से 3 साल उन्होंने मेहनत किया, रोड पर गए, लोगों के बीच में गए, जनता के बीच में गए, लोगों का इशू उठाया, उसके लिए मैंने पहले भी आपके चैनल में आकर के उनको सैल्यूट किया हूँ और आज भी देखिए, आज भी मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। आपको चुनाव जीतने के बाद से और तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार अभी सामने आके कुछ बोल नहीं रहे हैं ये लोग, लेकिन वो हारने के बाद भी मीडिया जिम्मेदारी ले रहे हैं। जिम्मेवारी लिया उन्होंने या प्रायश्चित करने की बात बोल रहे हैं। तो ये आसान बात नहीं है, जिसकी इतनी बड़ी हार हुई हो उसमें होप बचा हुआ हो, इट इज अ गुड साइन। इसके लिए आज भी मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। तो लेकिन मतलब आपको लग रहा है गांधीयन थॉट के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं भितिहरवा से? हम यही कह सकते हैं, एक होपफुल आदमी, क्योंकि हम लोग तो जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, हम लोग के गुड विशेज हो सकते हैं, लेकिन हाँ, ये उनका मैं एपिटाफ नहीं लिख सकता हूँ। ये इतने बड़े हार के बाद मैं ये कह दूं कि खत्म हो गए, अभी भी उन्हीं तरह के लोग जो हैं, बहुत लोगों को हम लोगों ने देखा है। आप नीतीश कुमार जी जो थे, 2-2 बार एमएलए का चुनाव हार गए थे, 77 में भी और 80 में भी। जब इन्होंने जिंदगी शुरुआत की थी करियर पॉलिटिकल, तो 2-2 चुनाव हार गए थे, एमएलए का चुनाव हार गए थे। और ये हम लोगों ने देखा है कि बीरचंद पटेल मार्ग पर ऐसे ही रिक्शा पर चलते थे और बैठे रहते थे, कोई जाता नहीं था इनके पास। लेकिन देखिए, वो आदमी 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। आपको 2014 में 2 सीट, इतने बड़े सुशासन बाबू का नाम था, 2 सीट केवल उनको पार्लियामेंट में आया। और देखिए नीतीश कुमार को कि अभी पिनाकल ऑफ पावर में चले गए हैं। तो चुनाव इस बार जरूर डिस्प्रपोर्शनेट तरीके से हारे हैं, अविश्वसनीय है और बहुत ही सैड है ये आपको प्रशांत किशोर जी के लिए। लेकिन मैं यही विश कर सकता हूं कि आप प्रयास जारी रखिए। आपने मुद्दा ठीक उठाया है, लोगों ने नहीं समझा है, तो इसमें आपका दोष नहीं है। आप प्रयास जारी रखिए। और ये राजनीति में सडन कोलैप्स और सडन राइज की बहुत सारी कहानियां होती हैं, तो फिर कहाँ से वो कब उठ जाएंगे, इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं। सर, एक सवाल है, आपकी किताब का रेफरेंस है जिसमें लिखा है एक जगह पे कि जब बड़े शहरों में और खासकर पटना इस तरह के इलाकों में जहाँ शादियों के लिए लोग वेन्यू बुक करते थे, तो जो पिछड़े लोग हैं या गरीब लोग हैं उनके पास उतना पैसा नहीं था, तो लालू जी ने उनके लिए एक ये लागू कर दी कि आपको कम दरों में ये चीज़ें हम उपलब्ध कराएंगे। तो वो एक बहुत बड़ा, आपने कहा कि लोगों के लिए, मतलब इस छोटे छोटे जो स्टेप हैं वो गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। लेकिन आज एक दूसरा रेफरेंस ये दिया जाता है कि वही गरीब तबका, वही दलित समाज या वही जो नॉन यादव ओबीसीज हैं, वो आज यादवों को एक दबंग और उस तरह की जाति के तौर पे देख रहे हैं और फिर उसको जंगल राज के तौर पे पेश कर दिया जाता है। तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? आप किताब में जो रेफरेंस दे रहे हैं और जो आज कहा जा रहा है, दोनों बातें कहीं मैच नहीं करती हैं। देखिए, आप यंग, आप एक नेक्स्ट जनरेशन के आदमी हैं। देखिए, आप राजनीति को आप 35 वर्षों के अंतराल में देखिए। जब लालू प्रसाद जी सीएम बने थे, तो जो हालत बैकवर्ड का था वही हालत कहार का था, वही हालत आपको कोयरी का था, वही हालत दूसरे जातियों का था। वो पावर में कभी आई नहीं थी। लालू यादव जी जब पावर में आए, 10-15 वर्षों तक पावर में रहे, तो आपको सोसाइटी में यूनिफॉर्म ग्रोथ और क्लाउड नहीं होता है। उसमें जो जाति, यादव जाति जो थी, उसको रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा, या उनकी जाति के मुख्यमंत्री के होने के नाते उन लोगों का वर्चस्व बढ़ा। जब देखिए, सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट से चलता है। पहले 90 के पहले अपर कास्ट के अगेंस्ट में सारे बैकवर्ड जो है इकट्ठा होते थे, यूनाइटेड होते थे। क्यों यूनाइटेड होते थे? कि उनका
वो अपर कास्ट का हेगेमनी कंट्रोल था आपको इकोनॉमी में, पॉलिटी में, तो उसके अगेंस्ट होते, इसलिए नहीं थे कि बैकवर्ड थे, कास्ट थे, इसलिए अपर कास्ट के अगेंस्ट हो जाते थे। उनका डोमिनेंस था आपको रिसोर्सेज ऑफ पावर में। तो अब ये तो सोसाइटी तो कॉन्फ्लिक्ट से चलती है ना। 1990 10-15 में उसी लोगों को लगा कि भाई वो जो डोमिनेंस था वो तो मैटर ऑफ पास्ट हो गई, अब यादवों का डोमिनेंस बढ़ गया, हम लोगों को उतना हिस्सा उसमें उस डोमिनेंस में बैकवर्ड क्लासेस में नहीं मिला, जिसको नीतीश कुमार जी ने उजागर किया और उनको अलग किया। तो हिस्टोरिकल प्रोसेस है। अब जिस 1990 में जिस यादव की बात आप करते हैं और जिस अति पिछड़े की बात करते हैं, अब उनके बेटा बेटी बड़े हो गए हैं, उनके पोता पोती हो गए हैं, ये लोगों का एस्पिरेशन दूसरा है। अब ये लोग आज ये लड़ाई नहीं लड़ रहा है कि हमको खटिया पर नहीं बैठने दे रहा है, हमको साहब स्कूल में नहीं जाने दे रहा है, हमको घर में रहने का खाना पीना हमारे पास नहीं है। अब इसकी लड़ाई लड़ रहा है कि नहीं जो पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन है वो यादवों का ज़्यादा बढ़ गया, हमारा नहीं बढ़ा, हमको भी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है शार्पन 30 साल के बाद हुआ है, जिसको आप देख रहे हैं। वो स्थिति 1990 की नहीं है, इसलिए रिएक्ट लोग उस तरह से नहीं करना है। आप 90 के दशक में जाएंगे तो जो पैसा देने की बात आप जानते हैं, वहाँ पर ये लालू प्रसाद जी सड़क के किनारे किनारे ये शेल्टर होम बनवाते थे कि गरीब लोग जो रिक्शा चलाते हैं आके उसमें सोएं। आप जाइएगा पटना में, आपको रिक्शा दिखाई नहीं पड़ेगा। और उसमें इतने रिक्शा वाले थे, चूँकि अब बैटरी का कार चल गया तो लोग जनरेशन बदल गया ना, घर लोगों के पास नहीं थे तो वो घर बनवाते थे। भोला पासवान शास्त्री आवास योजना के तहत बहुत सारे मकान उन्होंने गरीबों के लिए बनवाया। अब वो स्थिति नहीं, खाना के लिए लोगों के पास नहीं थे, तब अन्न के उतने अभाव अब नहीं है, लोगों के पास खाने पीने के पास है, तो उसके एस्पिरेशन बदल गए हैं, सोसाइटी चेंज हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन अभी जो रिजल्ट आया है उसको जब लोग एनालाइज कर रहे हैं तो वो ये उदाहरण दे रहे हैं, कई पत्रकार हैं जिन्होंने जमीन पे कवरेज की है, वो सोशल मीडिया पर आकर कह रहे हैं कि एक दबंगई दिखती थी कि मुरेठा बांध के तेज मोटरसाइकिल चला के लोग ऐसे जाते हैं, उससे बाकी लोग देख के काउंटर पोलराइजेशन हो गया। मैं हरियाणा से आता हूँ, हरियाणा में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर ये कहा गया कि उनकी बिरादरी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली इस चीज़ को असर्ट करने लगी थी कि अब तो हमारी ही सरकार आने वाली है। यही बात अखिलेश के लिए यूपी में कह दी जाती है। तो इस चक्रव्यूह को फिर तेजस्वी कैसे तोड़ेंगे? नहीं, क्योंकि तो ये बात आपका बिल्कुल लाजमी है। काउंटर पोलराइजेशन मैंने पहले भी कहा कि सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट से चलता है, और ये पिछड़े जातियों में यादव के बारे में अगर इमेज है, या हरियाणा में जाट के बारे में जो भी कहिए कि भाई ये मुरेठा बांध करके और ये लोग साइकिल पर आते हैं तो दूसरों में काउंटर पोलराइजेशन होता है, ये होता होगा। ये इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोग देखते हैं कि भाई ये तो यादव लोग जो है फिर इनका शासन हो जाएगा, तो जो अति पिछड़ी जातियाँ होंगी या जो कमज़ोर जातियाँ हैं उनमें डर पैदा होता होगा कि ये तो तेजस्वी जो भी लीडर है उसको इसको एड्रेस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इस तरह की भीड़ हम नहीं जुटावें, या ऐसा देखेंगे, ऐसा लोग फील नहीं करें, हमसे डरे नहीं। तेजस्वी ने एक पहले कहा था चुनाव के पहले, जब हमको याद है कि यादव लोग जो हैं वो जातिवादी नहीं बने, समाजवादी बने। तो इसका मतलब कि उनको कहीं ना कहीं से सेंस था कि यादवों का डोमिनेंस बढ़ा है और सबको लेके चलना चाहिए, तो यादवों को समाजवादी बनना चाहिए। ये बात तेजस्वी ने भी कहा था, सेंस तो है, लेकिन इनको तेजस्वी को ही करना पड़ेगा इस बात को कि मुरेठा बांध करके जो भय पैदा करते हैं उससे फायदा नहीं होगा, इसमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा पॉलिटिकली। अच्छा, एक अंतिम सवाल मेरा ये कि जो जंगल राज वाला नैरेटिव है, इसको जो बाद में जो लोग पैदा हुए हैं, उस दौर के बाद लोग आए और बहुत लंबे समय से आरजेडी पावर में भी नहीं है, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि नए लोगों में भी ये नैरेटिव कैसे पास ऑन हो गया कि वो वोटर भी अब ये मान के चल रहा है कि नहीं भाई इनकी सरकार आ गई तो जंगल राज आ जाएगा? देखिए, इसमें दो कारण हैं, दो बातें हैं इसमें। आप हर आदमी भारत में एक परिवार में माँ पिता के लालन पालन में वो पैदा होता है और आगे बढ़ता है, परिवार में समाज में पैदा होता है। दूसरी बात है पॉलिटिकल एजेंडा का। तो भाई भारतीय जनता पार्टी जो है, जो अपोनेंट है मेन लालू प्रसाद जी का जो अपोनेंट वहाँ पर है, वो भारतीय जनता पार्टी है शुरू से ही, आपको 90 के दशक के बाद से ही, कांग्रेस के पराभव के बाद। तो उसने तो इस नारा को बनाया जो कि एक तथ्य है, इसमें तथ्य जो भी तथ्य तो इसमें है नहीं, तो दूसरी बात है। लेकिन वो तो कोर्ट ने कहा था, किसी दूसरे पर्सपेक्टिव में कहा था, इसने बनाया, ये आपको बीजेपी ने इसको बनाया तो ठीक है। लेकिन आप देखिए, आप अगर बिहार में हैं, निधि बिहार में है कहीं पर, तो किसी पिता के घर पैदा हुई हैं,
किसी माता के घर पैदा है, तो वो लोग, भारत कहानियों का देश है तो अपने माँ से और पिता से, चाचा से, अंकल से कि भाई इसमें तो किडनैपिंग होता था, ये होता था, तो उसका एक दिमाग जो है वो बनने लगता है। जिस कास्ट में, जिस कम्युनिटी में, जिस सोशल सेक्शन में पैदा होता है, तो कहानियों सुन के बड़ा होता है, तो वो कहानी चलने लगता है। और जिस तरह का वो क्लास रहता है, तो फिर वो ट्रांसफर हो उस कहानी को। वो जब बड़ा होता है तो अपने माँ पिता, सोसाइटी के द्वारा दी हुई कहानियों को बिलीव करने लगता है। ऐसे जनरेशन टू जनरेशन कहानियाँ जो होती हैं, पास होती हैं, लोग बिलीव करने लगता है। ये सोसाइटल चीज़ है। नहीं, तो फिर इसका मतलब ये है कि तेजस्वी यादव का जो भी कैंपेन रहा है, वो उससे ज़्यादा असरदार किसी के घर की कहानी साबित हुई है, मतलब नहीं, किसी नए वोटर की? कहानियाँ देखो, ये इसको ट्रिवियलाइज मत कीजिए। कहानियाँ ऑलवेज असरदार होती है। समाज में जो कहानियाँ चल रही हैं, किसी के बारे में इम्प्रेशन जो बना हुआ है या बन रहा है, ये ऑलवेज असरदार उस समाज के लिए होता है। वो नैरेटिव तो आते हैं और जाते हैं। समझ लीजिए कि लालू प्रसाद जी अब कहीं नीतीश कुमार से अलायंस कर दिए, कहीं दूसरे से अलायंस कर दिए, तो वो टूट भी जाती है, उनका जंगल राज, जीत भी जाते हैं चुनाव को। लेकिन एक जो धारणा बनती है आज को जनरेशन में, आपके दिमाग में, आपके घर में बच्चों के दिमाग में, न्यू जनरेशन के दिमाग में, तो वो कहानियों से ही बनती है। और वो कहानियों को ट्रिवियलाइज करने की जरूरत नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे चेंजेस से वो आता है, तो उसका असर होता है। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे जो ये 2 प्रवक्ता रहीं आरजेडी की, जिनका ज़िक्र आप भी कर रहे हैं कि आप उन्हें उस तरह, मतलब आप उन्हें पर्सनली भी जानते हैं, तो इन्होंने जिस तरह से असर्ट किया कास्ट की आइडेंटिटी को, और बहुत वोकल, और जो कास्ट के डिवीजन से उन पर खुलकर बोलती हैं, शायद इतना खुलकर तेजस्वी यादव भी नहीं बोलते। और लालू यादव इसमें काफ़ी माहिर थे कि वो इस पर बहुत खुलकर ये बोल देते थे। और जब जंगल राज की बात होती तो वो मीडिया को भी कह देते थे कि आप सब स्वर्ण लोग हैं वहां बैठे हुए, और आप ही लोग लिख देते हैं हमारे बारे में ये। जी जी। तो ये तेजस्वी यादव की ये टोन नहीं है, लेकिन इन प्रवक्ताओं की ये टोन थी। तो आपको लगता है कि अब लोग इनको भी ब्लेम कर रहे हैं, या फिर तेजस्वी यादव उतनी असर्टिव नहीं कर पा रहे हैं कास्ट पॉलिटिक्स जितनी उन्हें करनी चाहिए, उन्हें नहीं। डर है? देखिए, लालू प्रसाद जी बोलते थे तो वो एक छत्र नेता थे अपने पार्टी के। उस जमाने में अभी इमरजेंस ये कंचना यादव का या प्रियंका भारती की तरह की लड़कियों का बैकवर्ड क्लासेस में नहीं हुआ था। तो वो सारी बातों को लालू प्रसाद जी को, वो अपने तौर तरीके के बहुत ऑफेंसिव पॉलिटिक्स करते थे। लालू हाँ। प्रसाद जी जो है फ्रॉम द स्ट्रेंथ पॉलिटिक्स करने वाले आदमी थे। फ्रॉम द वीकनेस पॉलिटिक्स नहीं करते थे, बहुत डिमॉन्स्ट्रेटिव थे। उनके पास मुहावरे थे, वो लोगों से जुड़ना जानते थे। बिरले मास लीडर लालू प्रसाद है, उतना कनेक्ट करने वाला। अब तो नहीं बोलते हैं, बीमार रहते हैं, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन मासेस से मासेस के लैंग्वेज में अपने तरह से बोलने वाला लालू प्रसाद जी के तरह का नेता जो है, आपको सेंचुरीज में एक पैदा होता है, जो कि वो थे। अब वो नहीं है, चूंकि अब हेल्थ रीजन कहिए, बीमारी कहिए, तो उनको तो रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। रहा सवाल तेजस्वी का, तो तेजस्वी अब आर्म्ड है। बैकवर्ड क्लासेज जो 1990 के दशक में थे, वो आज नहीं है। उसमें से लड़कियां निकल करके जेएनयू में कम संख्या में जाती हैं, लेकिन फिर भी जाती हैं, अच्छा करती हैं। तो कंचना और प्रियंका, इन लोगों ने, इन पर कहीं से ये अपोजिशन का हो सकता है, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव जर्नलिस्ट के रूप में हमारे तरह के आदमी का गुड विशेष ही उन लोगों ने बहुत अच्छा किया, पढ़ाई में भी अच्छा किया है। एज ए स्पोक्स पर्सन भी लोग अच्छा कर सकते हैं, कर रहे हैं। तो उनको हम भारतीय जनता पार्टी, उनके अपोनेंट के लेंस से हम नहीं देखें, गुड विशेष उनके लिए रखें, जो कि मैं रखता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ लोग, मैं टीचर भी हूँ, वो लोग अभी स्टूडेंट हैं, तो बहुत सारी इस पर बात होते रहती है हमको। हम आई जस्ट हैव ए गुड विशेष फॉर देम। तो नलन जी, बहुत लंबी बातचीत आपसे हो गई। मंच पर आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा आप लोगों को निधि। मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह से प्रश्न आप लोग पढ़ करके, समझ करके पूछते हैं, और हमको अच्छा लगा। मेरा मंच का एक्सपीरियंस, इसके लिए ऑल बेस्ट विशेष हमको है कि आप लोगों का ये प्रोग्राम चलता रहे और सक्सीड करे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मंच पर अगली बार एक नए मेहमान से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक। थैंक यू।